राकेश में बहुत हिम्मत थी, लेकिन कुछ हादसे देखकर उसकी हिम्मत टूट गई। डर, जो शब्द उसकी डिक्शनरी में नहीं था, वो कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। एक रात की बात है। राकेश अपने दोस्त विजय और आकाश के साथ बाइक से लौट रहा था। यार, आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, विजय ने कहा। तभी राकेश बोला, एक काम कर, ऐसा करते हैं कि कच्ची सड़क से चलते हैं। तभी विजय ने घबराते हुए बोला, नहीं यार प्लीज़, कच्ची सड़क से नहीं। तुम्हें पता ही है कि रात में उस रास्ते से कोई नहीं निकलता। क्यों, तुझे चुड़ैल का डर है? आकाश ने विजय से पूछा। तभी उसने बताया, जो भी कहो, लेकिन जिस आदमी को भी वो चुड़ैल चुन लेती है वो बचता नहीं है यार। अच्छा, ऐसी बात है तो अभी ले। ये कहकर राकेश ने अपनी बाइक उसी कच्ची सड़क पर मोड़ ली। चलो, तो आज उस चुड़ैल से मुलाकात हो ही जाए, राकेश ने कहा। बाइक तेजी से उस कच्ची सड़क पर दौड़ रही थी। देख देख कुछ भी नहीं है, तुम्हारी चुड़ैल तो कहीं दिख भी नहीं रही। अब तो गांव भी करीब आता जा रहा है राकेश ने कहा। तभी एक झटके से बाइक रुक गई। अरे, इस बाइक में क्या हो गया? राकेश राकेश मुझे लगता है कि यह उसी चुड़ैल ने करा है, विजय ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा। यार तू जरा कुछ देर चुप रह, राकेश ने बाइक को देखते हुए कहा। आकाश, एक काम कर, तू लगातार किक मारता रहे, मैं इसके तार निकालकर स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं। हवा थोड़ी तेज चल रही थी। रास्ते के दोनों तरफ ईख के खेत थे, जिनसे हवा चलने पर फर की आवाज निकल रही थी। विजय का ध्यान उन ईखों के खेतों की तरफ था। बाइक स्टार्ट हो गई। तू वहां क्या देख रहा है? चुड़ैल को देख रहा है क्या? आकाश ने मजाक उड़ाते हुए कहा। आजा भाई चुड़ैल, हम सदियों से तेरा इंतजार कर रहे हैं। ये तेरा साथी विजय भी यही है राकेश भी मजाक करने लगा। तभी वहां हवा चलनी बंद हो गई और वहां बिल्कुल शांति छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो शमशान घाट में खड़े हों। तभी उनके पास वाली ईख के खेत के कोने में आकर कोई रोने लगा। वो वो आ गई है, वो आ गई है यार, विजय लगभग रोते हुए बोला। क्या, जरूर कोई मजाक कर रहा होगा, राकेश ने कहते ही उस खेत की तरफ देखा और बोला। कौन है? बाहर निकल कर आ, मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूं। वो रोने की आवाज बिल्कुल बंद हो गई। आकाश भी वहां आ गया। दोनों ने थोड़ी ईख को हटाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। देखा, कुछ भी नहीं है, तुम वैसे ही डर रहे थे, राकेश ने विजय से कहा और उन दोनों को बाइक पर वापस बैठने को बोला और अब बाइक स्टार्ट कर दी। वो तीनों बाइक पर बैठकर चले ही थे कि अचानक उनके सामने से कोई पाँव के घुंघरू बजाता हुआ सामने से निकल गया। वो चुड़ैल आ गई है, गाड़ी तेज से भगाओ, विजय ने कहा। तो राकेश और आकाश को भी थोड़ा सा डर महसूस होने लगा। उसने बाइक बहुत तेज भगानी शुरू कर दी। वो घुंघरूओं की आवाज़ उनके पीछे पीछे बढ़ती चली जा रही थी। गांव सामने ही दिखने लगा था। जैसे ही बाइक गांव की सीमा में आई तो वो घुंघरूओं की आवाज़ धीरे धीरे हल्की पड़ने लगी। गांव की आबादी में आकर राकेश ने बाइक रोक दी। सभी बुरी तरह हाँफ रहे थे। मैंने पहले ही कहा था कि उस रास्ते में मत आओ, लेकिन तुम लोगों ने नहीं सुना। उस चुड़ैल ने हम सभी को चुन लिया है, अब हम में से कोई नहीं बचेगा, विजय ने परेशान होकर कहा। वो जो कोई भी था, मुझे नहीं लगता कि गांव में आएगा, और तुम सब इस बारे में अब बात मत करना, राकेश ने हाँफते हुए चेतावनी देते हुए कहा। अब सब लोग अपने अपने घरों में चले गए। विजय की हालत सबसे ज़्यादा खराब थी। आज रात उसके यहाँ के सभी लोग शादी में गए हुए थे। उसने घर की सारी लाइटें जला दी और फिर अपने बिस्तर में दुबक कर लेट गया।
थोड़ी ही देर में लाइट चली गई। घर में खूब अंधेरा छा गया। विजय ने जल्दी से माचिस उड़ाई और उसकी तिल्ली जलाकर सब तरफ देखने लगा। तभी किसी ने उसके पास में आकर तिल्ली पर फूंक मार दी। सब तरफ फिर से अंधेरा छा गया। कौन है यहाँ? विजय ने घबराते हुए पूछा। उसने फिर से तिल्ली जलाने की कोशिश करी, लेकिन उसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे, इसलिए वो तिल्ली नहीं जला पा रहा था। तभी उसे घुंघरू की आवाज आनी शुरू हो गई। विजय अंधेरे में ही छत की तरफ भागने लगा। घुंघरू की आवाज उसके पीछे पीछे आ रही थी। तुम जो कोई भी हो, मुझे छोड़ दो। विजय हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। तभी उसे धक्का लगा और वो छत से चिल्लाते हुए नीचे जा पड़ा। अगले दिन विजय की लाश को शमशान ले जाने की तैयारियां हो रही थीं। राकेश और आकाश गुमसुम से वहां खड़े थे। ये सब उस चुड़ैल की वजह से ही हुआ है, आकाश ने धीरे से कहा। लेकिन वो चुड़ैल इस आबादी में कैसे आ सकती है यार? मैं नहीं जानता, मुझे बस इतना ही पता है कि अब हम दोनों का नंबर है। राकेश काफी ज्यादा घबरा चुका था। राकेश को देखकर आकाश भी काफी ज्यादा घबरा रहा था और उसने घबराते हुए कहा, हमें कुछ करना चाहिए यार, वरना वरना हम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। विजय की लाश को शमशान ले जाने लगे। आकाश और राकेश भी पीछे पीछे थे। विजय की चिता को आग लगा दी थी। मैं ऐसे नहीं मरना चाहता यार। राकेश राकेश कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा यार। हो सकता है कि वो हमारे आसपास हो। अब दोनों वहां से वापस लौटने लगे। राकेश राकेश तुमने कुछ सुना? आकाश ने अचानक से रुककर कहा। क्या सुना मतलब? राकेश वही घुंघरू की आवाज मुझे आ रही है यार। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मुझे तो कोई ऐसी आवाज नहीं आ रही। राकेश मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ ही है। देखो देखो देखो, फिर आई। वो देखो वहां पर। अब आकाश ये बोलते बोलते बड़ी बड़ी झाड़ियों की तरफ इशारा कर रहा था। राकेश की भी नजर उस तरफ गई। उन झाड़ियों में कोई था जो उनके साथ साथ चलता जा रहा था। आकाश भागो, भागो आकाश, राकेश ने कहा और खुद भी भागने लगा। भागते भागते दोनों अलग हो गए। आकाश बीच जंगल में जा पहुंचा। हाफते हाफते उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। वो एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तभी किसी ने उसे ऊपर की तरफ खींच लिया। थोड़ी ही देर बाद उसकी भी लाश उस पेड़ की डाली पर लटकी हुई थी। राकेश भागते भागते सीधा गांव में आकर रुका। पता नहीं आकाश कहाँ रह गया यार, राकेश ने खुद से कहा। शाम होते होते आकाश के मरने की खबर भी गांव में फैल चुकी थी। ये देखकर राकेश को सदमा सा बैठ गया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। शाम धीरे धीरे अपने पैर फुलाने लगी थी और राकेश की धड़कनें भी बढ़ने लगी थी। तभी उसे पायलों के छनकने की आवाज़ आने लगी, जो धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ रही थी। उसने तुरंत पास में बड़ा डंडा उठा लिया और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। पायलों की आवाज़ सुनकर वो दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजे के पास वो पायलों की आवाज़ रुक गई थी। राकेश ने तुरंत दरवाज़ा खोला और डंडे से एक तेज वार किया। मर गई मैं। जब ये किसी ने बोला तो राकेश को होश आ गया। उसने गौर किया तो देखा कि वो तो पड़ोस में रहने वाली सुनीता थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सोचा कि कोई और है, उसने सुनीता को उठाते हुए कहा। वो डंडा सुनीता के उतरते हुए लगा था। उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? सुनीता ने भड़कते हुए कहा। राकेश का चेहरा उतरा हुआ था। तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? सुनीता ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। भाभी कुछ नहीं हुआ, तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। ये कहते हुए उसने सुनीता को कमरे से बाहर निकालते हुए दरवाजा बंद कर दिया। राकेश कमरे में टहलने लगा। बाहर फिर से घुंघरू की आवाज आने लगी थी।
सुनीता, जाओ यहाँ से, राकेश ने कहा, लेकिन वो आवाज़ लगातार आती रही। गुस्से में आकर राकेश ने दरवाज़ा खोल कर देखा तो कोई नहीं था। उसके हाथ पैर सन पड़ गए थे। उसने फिर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे कुछ देर सोने की कोशिश करनी चाहिए, राकेश ने यह सोचा और फिर एक नींद की गोली खाकर सो गया। आधी रात में उसकी नींद खुली तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पास लेटा हुआ लंबी लंबी सांस ले रहा है। राकेश ने हिम्मत करके हाथ से टटोलने की कोशिश करी कि तभी किसी का हाथ उसके हाथ में आ गया। वो बर्फ से ठंडे हाथ उसे महसूस होने लगे। राकेश ने उठकर तुरंत लाइट जला दी तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो घुंघरू की आवाज़ फिर से आने लगी थी। राकेश फिर कमरे में नहीं रुका। वो सीधा घर से बाहर की ओर भाग गया। राकेश को होश नहीं था, बस वो भागे जा रहा था कि तभी वो किसी से टकरा गया। वो एक औरत थी। राकेश ने उसे उठाया। बेटे, बेटे, मैं अंधी हूँ, रास्ता भटक गई हूँ, मेरी मदद कर दे। मुझे थोड़ी दूर पर एक तालाब है, उसके पास छोड़ दे, उस औरत ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तो राकेश को दया आ गई। उसे सहारा देकर चलने लगा। वैसे भी अब वो घुंघरू की आवाज़ आनी बंद हो गई थी। तालाब पास आ गया था। राकेश का दिमाग थोड़ा चलने लगा था। इतनी रात में एक अंधी औरत कहाँ से आ रही है और तालाब के पास ही क्या करेगी, राकेश ने सोचा। राकेश ने धीरे से उस औरत से अपना हाथ उठा लिया। वो औरत आगे चलती जा रही थी। तभी राकेश की नज़र उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। ये देखकर राकेश धीरे धीरे पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर हटने के बाद तेजी से मुड़कर भागने लगा। इतनी भी जल्दी क्या है भागने की बेटा? राकेश ने देखा तो एक औरत लाल शादी के जोड़े में उसकी ओर बढ़ती हुई आ रही थी। उसने अपने चेहरे पर घूंघट डाल रखा था। तुम दूर हट जाओ, मुझसे मुझसे दूर हट जाओ, राकेश ने कहा। तो वो वहीं रुक गई। तुम मुझसे मिलना चाहते थे? ये कहकर वो खिलखिलाई। राकेश वापस पीछे की ओर भागने लगा और फिर एक पत्थर की ओट में छिपकर बैठ गया। घुंघरू की आवाज़ पास में ही आने लगी थी। मुझे पता है कि तुम यहीं हो, उसने कहा। तो राकेश ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि वो उसके हाफने की आवाज़ ना सुन पाए। थोड़ी देर बाद घुंघरू की आवाज़ आनी बंद हो गई तो राकेश ने थोड़ी चैन की सांस ली। वो ओट में निकलकर जाने लगा कि तभी उसने देखा कि वो चुड़ैल उसके पास ही बैठी थी। उस चुड़ैल ने रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज़ से एक डर सा बैठने लगा था। राकेश वहाँ से उठकर भागा कि सामने तालाब था। पीछे से वो चुड़ैल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी थी। तुम मुझे देखोगे नहीं? हाँ, तुम मुझे देखोगे नहीं? उसने पास आकर कहा और अपने चेहरे का घूंघट हटा दिया। इतना भयानक चेहरा आज तक शायद राकेश ने कभी देखा ना हो। वो चेहरा क्या था? पूरा का पूरा जला हुआ, कोई कोई जैसे लाश हो। और उस जले हुए चेहरे पर सिंदूर पोत रखा था जो कि महाभयानक लग रहा था। आंखों में आंख ना है, जैसे सिर्फ गहरा गड्ढा हो। उसमें से सफेद कलर का कुछ लिबलिबा सा पदार्थ टपक रहा था जिसे देखकर कोई भी घिन आ जाए। उसका भयानक चेहरा देखकर राकेश डर कर पीछे हटने लगा और सीधा तालाब में जा गिरा। उसने तालाब से निकलने की कोशिश करी पर शायद उसे किसी ने पकड़ रखा था। जब उसने नीचे देखा तो उसी चुड़ैल ने उसका पैर पकड़ रखा था जो कि उसे तालाब के अंदर खींच रही थी। राकेश ने बहुत कोशिश करी लेकिन वो तालाब में खींचता हुआ चला गया और वहीं डूब गया। विजय का कहना सच साबित हुआ था। वो चुड़ैल जिनको भी चुन लेती थी उनका बचना नामुमकिन था। इसी के साथ कहानी खत्म होती है।
एक गांव जो जंगल के पास था। उस गांव का प्लेटफॉर्म लगभग जंगल से ही सटा हुआ था। वो अंधेरे के आगोश में समा चुका था। ये प्लेटफॉर्म गांव में था तो उसका विकास भी काफी धीमा चल रहा था, इसलिए वहां पर किसी भी तरह की रोशनी का कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां पर अंधेरा होने पर कोई भी ग्रामीण नजर नहीं आता था। इसका कारण वहां रोशनी का ना होना के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म का शापित होना भी था। इसका लाभ उठाकर चोर लुटेरे लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। रोजाना की तरह आज भी प्लेटफॉर्म पर रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी ट्रेन के तीव्र हॉर्न ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। ट्रेन स्टेशन पे आकर रुकी और उसके बाद थोड़ी देर बाद चली जाती है। ट्रेन की एक बोगी से सूट बूट पहने हुए शख्स उतरा था, जो स्टेशन पर अकेला था। तब रात के 2 बज रहे थे। ट्रेन के जाने के बाद स्टेशन पर अंधेरा और सन्नाटे का फिर कब्जा हो गया था। चारों तरफ से कई जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी, जो खौफनाक आवाज़ को पैदा कर रही थी, जिससे कि कोई भी व्यक्ति की रूह तो कांप जाए। पर उस शख्स पर कोई भी असर नहीं था। वो बिना इधर उधर देखे सीधा चला जा रहा था। उस शख्स के हाथों में सूटकेस था। वह व्यक्ति स्टेशन से निकलकर गांव की तरफ मुड़कर रास्ते से आगे बढ़ रहा था, जहां पर पूरी तरह शांति फैली हुई थी और सिर्फ उसके जूतों की आवाज़ साफ साफ गूंज रही थी। तभी अचानक पास की झाड़ियां हिली और रुक गईं। झाड़ियों की आवाज़ उस व्यक्ति के कानों तक पहुंची, मगर उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी और वह उसी गति से चल रहा था। अचानक झाड़ियां फिर से हिली और अब उन झाड़ियों से 2 नकाबपोश व्यक्ति निकले। वो कोई और नहीं लुटेरे थे, जो लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में थे। और वैसे ही कुछ हुआ। वो लुटेरे उस व्यक्ति का पीछा करने लगे, लेकिन उस व्यक्ति को कोई भी एहसास नहीं हुआ। कुछ क्षण एक लुटेरा उस व्यक्ति के कंधों पर पीछे से हाथ रखता है और दूसरे पल उस व्यक्ति की पीठ पर चाकू से वार कर देता है और दूसरा लुटेरा उसके पेट में लात मारता है। पर वह व्यक्ति बिना गिरे आगे की ओर झुका हुआ खड़ा रहता है। दोनों लुटेरे हैरान होकर देखते हैं। तभी उनमें से एक लुटेरा उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ मोड़ता है और सामने आता है एक खौफनाक मंजर, जिससे शांत माहौल एक भयानक माहौल में तब्दील हो गया था। जो व्यक्ति कुछ समय पहले शांत और साधारण दिख रहा था, उसके मुंह से एक खूंखार दरिंदे की आवाज़ निकल रही थी और उसका चेहरा एक घृणित और विकृत रूप ले चुका था। लुटेरों का वजूद ही हिल चुका था। वो कुछ और करते तब तक वो दरिंदा आक्रामक रूप ले चुका था। उसने अपने खूनी पंजों से एक लुटेरे की गर्दन को दबोच लिया और उसे हवा में उछालते हुए दूर फेंक दिया। खून से लथपथ लुटेरा डर से तड़प रहा था। दरिंदे ने जैसे ही दूसरे लुटेरे की तरफ देखा, तब तक वो वहां से भाग निकला था। वो भागता भागता थककर चूर हो गया था और उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वह बुरी तरह से कांप रहा था। अंत में वह लुटेरा एक पेड़ के नीचे हाँफता हुआ पेड़ की ओट में छुपकर उस दिशा में देखने लगा। कुछ समय बाद उस लुटेरे को अपने पीछे से वही खौफनाक आवाज़ें महसूस हुई। जैसे ही उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, मगर वह बुरी तरह से डर रहा था। वह रोता हुआ ज़मीन पर गिर पड़ा। तभी उसे फिर से वही आवाज़ें महसूस होती हैं और वह अपना सर ऊपर उठाकर देखता तो है तो वही दरिंदा उसके सामने खड़ा हुआ उसे घूरे जा रहा था। लुटेरे की चीख निकल गई। उस लुटेरे की गर्दन अब उस दरिंदे के खूनी पंजे में थी। तेज नाखूनों की वजह से लुटेरे की गर्दन से खून के फव्वारे फूट रहे थे। उसके पांव हाँफ रहे थे। कुछ क्षण बाद उसके पांव हिलना बंद हो जाते हैं और वह वैशी दरिंदा उसका सारा खून पी जाता है। जंगल शांत था, अभी भी जय हुआ ही नहीं। तभी ट्रेन के तेज हॉर्न ने जंगल की मौन स्थिति को शोर में बदल दिया था। ट्रेन के जाने के बाद स्टेशन पर फिर से अंधेरा और सन्नाटे का माहौल था। स्टेशन पर कई लोगों ने रात के सफ़र में
उस काले सूट बूटधारी व्यक्ति को वहां घूमता हुआ पाया था, पर वो किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता था। आखिरकार वो चाहता क्या है? क्या वो ऐसा प्रेत है जो बुरे लोगों से गांव को प्रोटेक्ट कर रहा है? आखिरकार ऐसा वो करता क्यों है? ऐसे कई सवाल हैं जो गांव वालों को आज तक परेशान करते हैं। मेरा नाम राजीव है। ये जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसे मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। ये बात है 10 साल पहले की। तब मैं 15 साल का था और मेरा छोटा भाई आरव 10 साल का था। उस दिन जब ये घटना हुई, उस दिन मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों घर पर उस दिन अकेले थे, क्योंकि हमारी मम्मी और पापा कुछ काम से बाहर गए हुए थे। उन्होंने कहा था कि उनको वापस आने में 3 घंटे लगेंगे। तो मैंने और मेरे छोटे भाई ने सोचा कि मम्मी और पापा 3 घंटे बाद आने वाले हैं, तो क्यों ना हम प्रैंक कॉल करें। प्रैंक कॉल का मतलब होता है शरारती कॉल। इसमें ऐसा होता है कि हम कोई अननोन नंबर को कॉल करके उस इंसान से फिरकी लेते हैं, यानी कि उस इंसान से झूठ बोलकर उस इंसान से मज़े लेते हैं। तो हमने फ़ोन उठाया और अनजान नंबर पर डायल करके हमने पहले आदमी को कॉल किया और फिर मजाक करके हमने उनको कह दिया कि हमने आपको प्रैंक कॉल किया है। फिर हमने कॉल काट दिया और ऐसे ही हमने एक दूसरे इंसान को कॉल करा और फिर हमने उसके साथ भी मजाक किया और फिर हमने तीसरे इंसान को कॉल करा और फिर जब उसने कॉल उठाया तो हमने बात करनी शुरू कर दी और फिर हमने उसके साथ मजाक किया। और जैसे हमने हमारी बात ख़त्म करी, इतने में ही वह अनजान आदमी कहने लगा, तुमने मुझे कॉल करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। ये सुनकर हम दोनों बहुत डर गए और हमने फटाक से फ़ोन रख दिया और कॉल काट दिया। हम थोड़ी देर तक डर के मारे चुप करके वहीं बैठे रहे। हमारे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। करीब 10 मिनट बाद फ़ोन की घंटी बजी और वह उस खौफनाक सन्नाटे को तोड़ते हुए फ़ोन की घंटी पूरे घर में बजने लगी। ये वही अननोन नंबर से कॉल था जिसे पहले हमने प्रैंक कॉल किया था। 1-2 बार तो मैंने फ़ोन काट दिया, लेकिन उस अनजान आदमी को कॉल आ ही जा रहा था और बार बार आ रहा था। तो मैंने और मेरे छोटे भाई ने सोचा कि उस अनजान आदमी को कॉल करके एक बार माफ़ी मांग लेते हैं। तो हमने उसका कॉल उठा लिया और जैसे हमने कॉल उठाया तो कॉल की सामने वाली तरफ से कोई फ़ोन में ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था और फिर कोई ज़ोर से चिल्लाया और फिर वह आदमी बोलने लगा, अब देखो तुम, मैं क्या करता हूँ, तुम नहीं बच पाओगे। आधा घंटा है तुम्हारे पास, जो करना है कर लो। आधे घंटे में ही आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, तुम नहीं बच पाओगे। ये सुनकर मैं बहुत डर गया और मैंने तुरंत फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर के लिए तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि क्या करूं। उसके बाद फिर मैंने पुलिस को कॉल करके सारा सच बता दिया। फिर मैंने सोचा कि मम्मी पापा को कॉल करूंगा तो हमें डांट पड़ेगी और उन्हें वापस आने में भी देर लगेगी। तो आखिर में मैंने पुलिस को कॉल किया और उन्हें सारी घटना बताई और हमारा एड्रेस दिया। उन्होंने भी कह दिया कि वो 15 मिनट में आ रहे हैं। 15 मिनट बाद पुलिस आ भी गई। पुलिस के आने के बाद मेरी जान में जान आई। उन्होंने उनसे पूछताछ करी और पूरी घटना का इंटेरोगेशन किया और फिर उन्होंने 4 ऑफिसर हमारे घर के बाहर और 4 अफसर घर के अंदर सुरक्षा के लिए लगा दिए। जैसे जैसे ही घड़ी में समय बीतता जा रहा था, वैसे वैसे हमारे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं हमने हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर दी। अब घड़ी में आधा घंटा पूरा हो गया था और आधे घंटे के ऊपर 2 मिनट हो गए थे। पूरे घर में घड़ी की टिक टिक के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। सन्नाटा टूटा और किचन की खिड़की का कांच टूटने की आवाज़ आया तो 2 पुलिस अफसरों ने वहां जाकर देखा
तो वह क्या देखते हैं, वहाँ पे चाकू पड़ा हुआ था जो किसी ने किचन की खिड़की से फेंका था। इतने में ऊपर बालकनी का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई और ऐसा लग रहा था कि कोई सीढ़ियाँ उतर रहा है। दरअसल हमारे घर में ऐसा था कि पहले बालकनी थी, फिर एक बेडरूम था और फिर सीढ़ियाँ थी, और वह सीढ़ियाँ सीधा घर के हॉल में उतरती थी। तो अगर कोई बालकनी का दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है तो वह सीढ़ियाँ उतर कर घर में घुस सकता है। ऐसा लग रहा था कि कोई सीढ़ियों से उतर रहा है। तो हम दोनों, मैं और मेरा भाई और दोनों पुलिस अफसर सतर्क हो गए। 5 मिनट बाद कदमों की आहट आना रुक गई तो एक पुलिस अफसर वहाँ देखने के लिए गए कि क्या वहाँ कोई था या नहीं। जैसे ही वह देखने के लिए गया तो 1-2 मिनट के लिए कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन फिर किसी की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। तो हम 5 यानी मैं, मेरा भाई और 3 पुलिस अफसर हम वहाँ भागकर देखने के लिए दौड़ गए और हमने देखा कि कोई काले रंग की हुडी यानी टोपी वाला टी शर्ट पहना हुआ है। उसके हाथ में एक लंबा धारदार चाकू था। उसने उस अफसर को कंधे से दबोच कर पकड़ा हुआ था और उसने उस पुलिस अफसर के गले पर चाकू ताका हुआ था। उस अनजान इंसान के चेहरे पर बहुत सारी खरोच के निशान थे और उसके बाएं गाल और थोड़ा आँख के पास 3 टाके के निशान थे। और वहाँ सब निशान साधारण नहीं बल्कि कोई हाथापाई या लड़ाई में हुए निशान लग रहे थे। उन 3 अफसरों ने बाहर से बाकी 4 अफसरों को मदद के लिए बुलाया। अब वहाँ कुल 11 लोग थे। मैं और मेरा भाई, वह अनजान आदमी और वह उसकी पकड़ में वह पुलिस अफसर और बाकी के 7 लोग, मतलब कि 7 अफसर। वह अनजान चिल्ला रहा था कि कोई आगे नहीं आएगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, अगर कोई आगे आया तो इस पुलिस वाले को मार दूंगा। वह बस एक था और 7 पुलिस वाले थे, इसीलिए उसे कैसे भी करके पकड़ लिया गया और फिर उसके हाथ पैर बांधकर उसको पुलिस की जीप में बिठा दिया गया। और 2 घंटे बाद मम्मी और पापा घर आ गए और हमें उस दिन खूब डांट पड़ी। आज उस घटना को 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी मुझे ये नहीं पता कि वो इंसान था कौन। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि वो पुलिस वालों के सामने भी नहीं घबराया। और जब पुलिस रिकॉर्ड में चेक करा गया तो कुछ भी उसके बारे में पता नहीं चला और कुछ टाइम बाद वो जेल से भी फरार हो गया था, लेकिन आज तक मुझे वो दिखा नहीं। आज भी जब उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह रात मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक और काली रात थी। बात उन दिनों की है जब मैं अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करके अपने होम टाउन को छोड़कर दूसरे शहर पढ़ने के लिए गई थी। मैंने वहाँ के जाने माने कॉलेज में बीटेक में एडमिशन लिया और कॉलेज के पास ही बने हॉस्टल में रहने लगी। वही कॉलेज में मेरी दोस्ती निधि और रोमा से हो गई थी। वह भी मेरे साथ हॉस्टल में ही रहती थी। दोस्ती क्या, एकदम पक्की वाली दोस्ती हो गई थी। हम तीनों साथ साथ कॉलेज जाते, बाहर घूमने के लिए जाते, पढ़ाई करते और खूब मस्ती भी करते। जून आने वाला था और हमारी परीक्षाएं भी समाप्त हो गई थी और हमारी छुट्टियां भी होने वाली थी। ऐसे में घर जाने से पहले रोमा ने प्लान बनाया कि हम सब कहीं घूम कर आते हैं और वापस आते हुए सब अपने अपने घर निकल जाएंगे। रोमा बहुत शरारती और तेज तर्रार लड़की थी, जबकि मैं और निधि एकदम शांत स्वभाव के थे और डरते भी थे कि कहीं बाहर कुछ हो गया या कुछ उल्टा सीधा हो गया तो क्या होगा। ऐसा सोचकर हमने जाने से मना कर दिया, लेकिन रोमा काफ़ी ज़िद्दी थी, जिसकी वजह से हमें उसके सामने झुकना पड़ा। हम लोग अपने कॉलेज से करीब 50 किलोमीटर दूर एक जगह थी जहाँ घूमने लायक काफ़ी कुछ था। गूगल पर उसके बारे में रोमा ने जानकारी हासिल कर ली थी। वहाँ पर हम पहुँच चुके थे। क्योंकि रास्ता जंगल से होकर था तो एक दिन में वापसी करना मुश्किल था और रात को कोई भी आने का साधन नहीं था,
तो हमने विचार किया कि एक दिन वहाँ रुककर अगले दिन घूमकर शाम को वापस आ जाएंगे। हम जा तो रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों मन में एक अजीब सा डर था। मन कर रहा था कि ना जाऊं, लेकिन रोमा की जिद और उसके प्यार की वजह से मेरे से ना हो पाई। अगले दिन सुबह 8 बजे हम कैब करके वहाँ के लिए निकल गए। वहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग 2 बज गए थे, क्योंकि रास्ता काफ़ी ख़राब था। कैब वाले ने हमें जंगल के बीचों बीच उतार दिया, जो कि एक रिजॉर्ट था, और कहा, मैम आपकी मंजिल आ गई है, और एक रहस्यमयी मुस्कान देकर वहाँ से चला गया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। जब मैंने रिजॉर्ट को देखा तो वो किसी भूतिया मंजर से कम नहीं लग रहा था। एक तो जंगल के बीचों बीच, ऊपर से इतना डरावना, उसके आसपास कोई भी व्यक्ति रहता नहीं था, और ना ही कोई दुकान ना मकान था। रोमा बहुत उत्साहित थी। निधि और मैं डरे हुए थे। मैंने रोमा से कहा, रोमा देख, ये जगह मुझे कुछ सही नहीं लग रही है, चल हम शहर के पास चलकर कोई छोटा मोटा रूम ले लेंगे। लेकिन वह नहीं मानी और कहने लगी, अरे यार तू बेकार इतनी परवाह कर रही है, देख कितना सुकून है यहाँ पर, शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर। यार तू देख कितनी शांति है यहाँ पर, यही तो हमें चाहिए था, और अब तू मना कर रही है। चल अगर तेरा मन नहीं है तो वापस चलते हैं। और मुंह लटकाकर किनारे खड़ी हो गई। अच्छा बाबा ठीक है, तू गुस्सा मत कर, हम चलते हैं। हम रिजॉर्ट के सामने गए। वह दिन में भी काफ़ी डरावना लग रहा था। उसका मेन गेट लोहे का था, जिसे खोलने पर कर्र की आवाज़ आई। यह आवाज़ सुनकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। निधि ने मना किया कि यार रहने देते हैं, लेकिन हम दोनों की नहीं चली। रोमा ने कहा, यार तुम लोग कितना डरते हो, आज के युग में भी भूत प्रेत में विश्वास रखते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम दोनों का वहम है। और फिर देखो, हम यहाँ अकेले थोड़ी हैं, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, और ये सब पागल थोड़ी हैं जो यहाँ पर रुके हुए हैं। जब हमने अंदर देखा तो वाकई में बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो सब बहुत अजीब थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सब ने जब हमको देखा तो सभी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। हम रिसेप्शन पर आ गए, जहाँ पर एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। उन्होंने हमें रूम की चाबी दी और एक नौकर को हमारे सामने भेज दिया, जो कि हमें हमारे रूम तक छोड़कर आ गया था। हम सीधे अपने रूम की तरफ भागे और वहीं से खाना ऑर्डर कर दिया, और खाना खाकर हम लेट गए। इतना थक चुके थे कि हमें तुरंत नींद आ गई थी और हम सो गए। मेरी नींद तब खुली जब दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। मैं उठी और दरवाज़ा खोला तो सामने कोई भी नहीं था। बाहर निकल कर देखा तो सारी लाइटें बंद थी। मैंने वापस कमरे में आकर घड़ी में देखा तो अभी शाम के 7 बज रहे थे। मैंने वापस जाकर फिर बाहर जाकर देखा तो सारी लाइटें बंद थी। मुझे अब बहुत अजीब लगने लगा था, क्योंकि जब हम आए थे तो यहाँ बहुत चहल पहल थी, और अभी इतना सन्नाटा। ये क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिल बहुत घबरा रहा था कि कहीं हम किसी गलत जगह तो नहीं आ गए। तभी अचानक से मेरे सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खुला और एक कपल निकला। मैंने उनसे हेलो कहा, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं और उसी अंधेरे में चले गए। अब तो मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। मैंने जल्दी से रोमा और निधि को जगाया और पूरी बात उनको बताई। वह दोनों भी डर गईं। मैंने कहा, रोमा, हमने आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं तुमसे कहा था ना कि ये जगह हॉन्टेड है, लेकिन तुम नहीं मानी। अब इससे पहले हमारे साथ कुछ गलत हो, ये हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। हम तीनों ने जल्दी से अपना सामान पैक किया और वहाँ से निकलने लगे। वहाँ पर इतना अंधेरा था कि पास का कुछ भी नहीं दिख रहा था। हमने फ़ोन की टॉर्च को ऑन करा और हम धीरे धीरे चलने लगे कि तभी हमारे पीछे किसी के आने की आहट हुई। हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमारी हालत और ख़राब हो गई। सामने एक सरकटा मुर्दा खड़ा था, जिसने अपने सर को हाथ में पकड़ रखा था, जिससे खून की धाराएं बह रही थीं। वह दृश्य बहुत ही भयानक था। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वह मुर्दा हमसे कुछ ना बोला
और हमें चीरते हुए उसी अंधेरे में चला गया। हमें अंदाज़ा हो गया था कि हम किसी भूतिया स्थान पर आ गए हैं। मैं मन ही मन भगवान का नाम स्मरण कर रही थी कि कैसे भी करके हमको इस नरक से निकाल दीजिए। हम उस अंधेरे में घंटों चलते रहे, लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं दिखा और ना ही वह गेट। कि तभी वहाँ ज़ोरों से आवाज़ आने लगी, किसी के रोने की, किसी के चिल्लाने की, किसी के चीखने की। वह आवाज़ इतनी तेज़ थी कि कान फट जाएं। हम घूम ही रहे थे कि तभी सामने से एक आदमी हमसे टकराया और मानो हमें बिजली का झटका लगा हो। हम तीनों वहीं गिर गए। तभी वहाँ की लाइट जल गई, लेकिन वह लाइट नहीं, मशालें थी। और वह कोई रिजॉर्ट नहीं, शमशान घाट था। वहाँ पर अनेकों लाशें जल रही थी। हमें काटो तो खून नहीं, सबके होश उड़ चुके थे। ये वही आदमी था जो हमें कैब से यहाँ छोड़ कर आया था। मैंने उससे कहा, भैया आप हमको हमारे घर छोड़ दीजिए, हम यहाँ फंस गए हैं। कि तभी उसका चेहरा बदलने लगा, नाखून बड़े हो गए। वह देखने में बहुत भयानक लग रहा था। उसका चेहरा जला हुआ था और उसके शरीर की एक खाल एक झिल्ली की तरह पिघल रही थी। वह जोर से हंसा और बोला, बाहर छोड़ने के लिए थोड़ी तुम्हें लाया हूँ। हम बहुत बुरे फंसे थे। मैंने मनी मन भगवान का नाम लिया कि कैसे भी करके बस यहाँ से निकाल दो। कि तभी मेरा सर एक लोहे के गेट से टकराया। ये वही मेन गेट था। मैंने रोमा और निधि से जल्दी भागने के लिए कहा और उस गेट से निकलने लगे। अचानक से वहाँ पर जो लाशें जल रही थी, सभी हमारे पीछे पीछे भागने लगी। हम और तेजी से भागने लगे कि तभी उनमें से एक लाश ने रोमा का पैर पकड़कर अंदर खींच लिया। मैं रोमा को बचाना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर मैं वापस जाती तो मैं भी शायद ना बचती। मैंने आंखों में आंसू लिए निधि का हाथ पकड़कर भागने लगी। भागते भागते निधि की पकड़ मजबूत हो गई, इतनी मजबूत कि मेरे हाथ से खून निकलने लगा। मैंने निधि से कहा, यार मेरा हाथ छोड़। लेकिन उसने और मजबूती के साथ मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसकी तरफ देखा तो मैं अवाक रह गई। वह निधि नहीं थी, वह तो एक जली हुई डरावनी औरत थी जो मेरे साथ भाग रही थी, या यूं कहे कि मुझे ही भगा रही थी। उसने कहा, इतनी आसानी से चली जाएगी क्या? हाँ, हमारी बस्ती है ये। तुम्हारी दोनों सहेलियां तो मर चुकी हैं, अब तेरी बारी है। ये कहकर उसने मुझे ऊपर की तरफ खींच लिया और मैं एक पत्थर से टकराई और वहीं गिर गई। वह मेरे आसपास उड़ने लगी। मैं वहाँ लेटे लेटे रो रही थी और वो भयानक हंसी हंस रही थी। लेकिन कहते हैं कि जब भगवान हमारे साथ हो तो कोई भी बुरी शक्तियाँ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे मेरी माँ का दिया हुआ ताबीज़ याद आया कि उन्होंने मेरे लिए बनवाया था, और ये कहकर उन्होंने पहनाया था कि इसे कभी भी मत निकालना। और शायद इसी ताबीज़ की वजह से मैं वहाँ से निकल भी पाई थी। मैंने जल्दी से उस ताबीज़ को उसके सामने कर दिया। वह चीखने लगी और वहाँ से गायब हो गई। जंगल में अजीब सी शांति छा गई। मैं जितनी तेज़ हो सके उतनी तेज़ भाग सकती थी। तभी मेरे पैर से एक पत्थर टकराया और मेरे सर में चोट लगी, जिससे मैं वहीं पर बेहोश हो गई। जब होश आया तो खुद को एक अस्पताल में पाया। सामने मेरे मम्मी पापा थे जो रो रहे थे और मेरे होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। पास में कुछ और भी लोग खड़े थे। उन्होंने बताया कि एक शमशान घाट जो कई सालों से बंद पड़ा है, मैं उसके अंदर पड़ी हुई थी और वहाँ पर कोई भी नहीं जाता, क्योंकि वह एक भूतिया जगह है। वहाँ पहले एक रिजॉर्ट था जो कि आग लगने के चलते तबाह हो गया था, और जितने लोग भी उसमें थे वे सभी उसी में जलकर मर गए थे, और उस एरिया को तब से बंद कर दिया गया था। वहाँ पर कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ रात में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। पता नहीं आप वहाँ कैसे पहुँच गई, लेकिन ये आपकी खुशकिस्मती है कि आप वापस आ गई। नहीं तो बहुत लोग वहाँ पर पता करने के लिए कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं, अफवाह है या नहीं, ये सब देखने के लिए जाते हैं, लेकिन आज तक उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। मैं मेरी मम्मी से लिपट कर रोने लगी और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया कि मैं बच गई। लेकिन मुझे गम इस बात का है कि मैंने अपनी जान से प्यारी दो सखियां खो दी।
6 महीनों में एक बार हम लोग लंबी ट्रिप पर ज़रूर निकलते हैं। हम लोग यानी महेंद्र, जीतू, राघव और मैं, सिद्धार्थ। इस बार हम लोगों ने सोच लिया था, ना कोई फेमस जगह जाएंगे और ना ही कोई ट्रिप प्लान करेंगे। हम लोग कार का टैंक फुल करवा कर चल दिए अनजान मंजिल की ओर। कुछ देर दिल्ली में लंच करने के बाद कार महेंद्र ड्राइव करने लगा। यार, हम लोग क्या धरती का चक्कर लगाने निकले हैं? कुछ तो सोचो, चलना कहाँ पर है? जीतू बोला। सुबह से शाम हो गई, लगता है आज मनाली रुकने का प्लान है। राघव ने महेंद्र की पीठ थपथपाई। फिर मैं बोला, एक काम करते हैं, अगर रात होने से पहले हम वहाँ पर पहुँच गए तो मनाली से ही वहीं चलते हैं। सुबह से शाम हुई और अब रात हो चली थी। सभी महेंद्र को कोसने लगे। अरे यार, तू पागल है क्या? कार भी तू बैलगाड़ी की तरह चला रहा है। दूर दूर तक मनाली का नामो निशान नहीं है। चारों तरफ अंधेरा है, कोई गांव शहर भी नजर नहीं आ रहा। लगता है हम बातों बातों में गलत रास्ते पर आ गए हैं। मैंने गूगल मैप पर देखा, ये तो पुराना रास्ता है। नया रोड 10 किलोमीटर दूर पीछे रह गया है। महेंद्र यार, कार को वापस घुमा। महेंद्र काफ़ी थक चुका था। उसको रेस्ट का बोलकर कार मैं चलाने लगा। रेस देने पर भी कार धीमी चल रही थी। हम लोगों ने उतर कर देखा, टायर में हवा बहुत कम थी। महेंद्र चिल्लाकर बोला, देखा, कार इसलिए रफ्तार नहीं पकड़ रही थी और तुम लोग मुझे दोष दे रहे थे। हाँ हाँ यार, तेरी गलती नहीं थी। तू तो कम हवा में भी टायर घिसे जा रहा था। आखिर कार तो मेरी है। तभी महेंद्र बोला, हाँ चलो भाई, कोई बात नहीं, आगे हवा डलवा लेंगे। शुक्र है पंचर नहीं है। कुछ दूर चलने पर हमें एक गैरेज दिखाई दिया। बोर्ड पर लिखा था ऑफिसर गैरेज। हम वहाँ रुक गए। दीवारें पत्थर की बनी हुई थी, जैसे कोई पुराना मकान हो। बाहर एक बल्ब जल रहा था। चारों तरफ जंगल और घोर सन्नाटा। राघव को डर लग रहा था। हमें भी वह जगह कुछ अजीब लगी। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और जोर से पुकारा, कोई है? बार बार पुकारने पर कोई नहीं आया। हम लोग एक बड़े गेट से अंदर आ गए। अंदर का दृश्य देखकर मैं हैरान रह गया। वहाँ पुराने ज़माने की 5-6 विंटेज कार थी। एक खुंटी पर अंग्रेजी ड्रेस और हेड थी। दीवारों पर लाल रंग के बड़े बड़े धब्बे थे, मानो खून हो। ऐसी ड्रेस हमने सिर्फ किताबों और फिल्मों में देखी थी। जीतू आश्चर्य से बोला, अरे यार, ये तो म्यूजियम लग रहा है। डरावना म्यूजियम है यार, राघव डरते हुए बोला। हम वहाँ से निकलने ही वाले थे, तभी एक पुरानी कार के नीचे से एक मोटा आदमी लेटा हुआ आधा बाहर खिसक आया। उसका चेहरा बिल्कुल अंग्रेजों की तरह था। उसके हाथ ग्रीस ऑयल से सने हुए थे। पहले तो हम चौंक गए, फिर एक गहरी सांस लेकर मैंने पूछा, अंकल, क्या ये गैरेज आपका है? हमारी कार में हवा कम है। तो क्या तुम ब्लडी इंडियन का है? एक लाल कार से आवाज़ आई। उस कार से एक आदमी निकल रहा था। कपड़े फटे और जले हुए थे। एक तरफ चेहरे से मांस निकल रहा था। राघव की चीख निकल गई। डर के मारे हमारे पैर जड़ हो गए थे। दीवारों से खून बहने लगा और उन पुरानी कारों के हॉर्न तेजी से बजने लगे थे। वह चला हुआ आदमी हमारी तरफ बढ़ने लगा। वह टूटी फूटी हिंदी और अंग्रेजी में कुछ बड़बड़ा रहा था। पीछे खिसकते हुए हमने कार के नीचे झांक रहे अंग्रेज मैकेनिक से मदद मांगी, तो वह भयानक हंसी के साथ फर्श पर रेंगते हुए निकला। जांग से उसके कटे फटे पैर थे। वह चिपकली की भांति हमारी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और नाखून लंबे होने लगे। बड़ा दरवाज़ा हमारे पीछे ही था। वह धीरे धीरे बंद होता जा रहा था, लेकिन इससे पहले ही हम दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़े बाहर निकल गए और दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने कार स्टार्ट कर दी। सभी कार में बैठ गए। फिर भी धड़कनें बढ़ी हुई थीं। लग रहा था मानो कोई डरावना सपना देखा हो। मैं पूरी रफ्तार से कार चला रहा था। हालांकि कम हवा की वजह से कार बहक रही थी। मैंने कार को धीमा करा। कुछ लाइटें जगमगाती दिखीं।
एक बस्ती के पास कार रोक ली, टायर में हवा भरवाई और वहीं कांपते हुए चाय पी। हमारे हाथ कांप रहे थे, यहाँ तक कि चाय का गिलास भी हिल रहा था। दुकानदार ने ये देखा तो हमसे पूछ बैठा, भाई क्या हुआ, ऐसे कांप क्यों रहे हो, जानवर वानवर पीछे पड़ गया था क्या? हमने सारी बातें दुकानदार को बताई तो दुकानदार ने हमें सारी बात बताई। उसने बताया कि वह अंग्रेज़ों के ज़माने का गैरेज है। वहाँ के मैकेनिक गांव की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते थे। आज़ादी के बाद उग्र भीड़ ने उन्हें मार डाला था। तब से उस खंडर में उस मैकेनिकों की आत्मा भटकती है। उस दुकानदार की बातें सुनकर सर्दी की रात में भी हमारे पसीने छूट रहे थे। एक सुनसान सा सड़क, दोनों ओर से जंगल घिरा हुआ। बहुत ही शांति थी वहां पर। एक इंसान तक देखने को नहीं मिल रहा था। जंगली कुत्तों के रोने की आवाज उस जगह को भयानक बना रही थी। तभी एक कार तेज रफ्तार के साथ वहां आती है। वो कोई सेकंड हैंड कार थी जो कि सफेद रंग की थी। वो गाड़ी बहुत ही ज्यादा तेज थी। उसके अंदर एक लड़का बैठा हुआ था जो गाना गुनगुनाते हुए ड्राइव कर रहा था। वैसे तो ऐसा गाना सुनते या फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है, पर यहाँ इस सुनसान इलाके में उसे देखने वाला भी कौन ही था। वो बस अपने ही धुन में था। गियर के बगल में शराब की कुछ बोतल थी, जिसमें से एक को वो उठाकर बीच बीच में पी रहा था, जिससे पता चल रहा था कि वो नशे में है। वो बस चले ही जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक हाथ दिखता है जिसका कि अंगूठा दिखाई देता है, जो शायद लिफ्ट मांगने के लिए किया जाता है। वो लड़का दूर से ही देखता है कि उस हाथ में लाल रंग की चूड़ियाँ थीं और उसके नाखून भी लंबे थे, जो ये जाहिर कर रहे थे कि वो किसी युवती का हाथ है। जब उसकी गाड़ी उसके पास से गुजरती है तब वो युवती बोलती है, लिफ्ट प्लीज। वो आगे बढ़ जाता है, जिससे युवती अपना हाथ वहां से हटा लेती है। वो आगे करके गाड़ी रोक देता है और पानी पीकर बोतल को वापस रख के वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसको वो लड़की दिखती है। वो लाल रंग के सूट सलवार में थी। उसने लाल रंग की चूड़ियां भी पहनी हुई थी। बाल खुले हुए तो ज़्यादा लंबे नहीं थे, मगर मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र भी था। वो देखने में शादीशुदा लग रही थी, मगर उसके आसपास उसका पति दिखाई नहीं दे रहा था। शायद वह अकेली थी। वो थोड़ी परेशान सी दिख रही थी। वो उस गाड़ी को ही देख रही थी, इस उम्मीद में कि शायद उसे लिफ्ट मिल जाए। उधर जब वो लड़का उस लड़की को देखता है तो देखता ही रह जाता है। वो कोई अप्सरा से कम नहीं दिख रही थी। उसकी काली आंखें मदहोश कर देने वाली थीं, जिसमें वो खो सा गया था। बिना कुछ सोचे समझे वो गाड़ी पीछे कर लेता है और अपनी विंडो ग्लास नीचे करता है और कहता है, आप यहाँ ऐसे सुनसान इलाके में क्या कर रही हैं? दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे जल्दी घर पहुंचना है। क्या आप मुझे लिफ्ट दे देंगे प्लीज़? वो लड़की बहुत ही प्यार से बोल रही थी। उसकी आंखों में जल्दबाजी साफ साफ झलक रही थी। वो लड़का तो बस उसकी आवाज़ में खो गया था। वो बस उसे ही देखे जा रही थी। उसको निहारने के चक्कर में वो अपने होश खो बैठा था। लड़की उसके सामने चुटकी बजाकर कहती है, हेलो, एक्सक्यूज़ मी, क्या मुझे लिफ्ट मिलेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए बैठिए। थैंक यू। ये कहकर वो लड़की पीछे वाली सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ जाती है। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और वहाँ से निकल गया। वहाँ एक खामोशी पसर गई। वैसे आपका नाम क्या है? जी राधा नाम है मेरा। मेरा नाम राहुल है। वैसे बड़ा ही प्यारा नाम है आपका।
बिल्कुल आपकी तरह। राधा मुस्कुरा देती है। फिर वो इधर उधर देखती है तो उसको आगे राहुल की एक फ़ोटो रखी हुई दिखती है जिसमें वो किसी लड़की के साथ था और उसने उसको पीछे से कस के पकड़ रखा था। वो दोनों बहुत खुश थे उस फोटो में। ये आपकी बीवी है क्या? राहुल थोड़ा चौंक गया, लेकिन फिर उसने बोला हाँ। लेकिन गौर करने वाली बात थी, राहुल ने ये बात ऐसे बोली थी जैसे उसे अपनी बीवी से कोई मतलब ही ना हो। मेरी भी अभी अभी शादी हुई है, राधा मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा, वैसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ पूछिए। इतनी रात को आपको ऐसे सुनसान जगह पे जाने से डर नहीं लगता? राधा उसको गौर से देखते हुए बोली। नहीं तो मुझे किस बात का डर? सुना है ऐसे सुनसान सड़कों पर भूत प्रेत भटकते रहते हैं। अगर कोई कभी आपके सामने आ गया फिर आप क्या करेंगे? वो थोड़ा डरते हुए बोली। अरे, भूत भूत कुछ नहीं होता, ये बस मन का वहम है, राहुल ने कहा। ऐसे थोड़ी होता है, अगर कोई चुड़ैल आपके सामने आ गई तब पता चलेगा। क्या बोल रही हो यार, होगी तब आएगी ना। अच्छा, मतलब भूत नहीं होता तो फिर मैं कैसे हूं? राधा ऐसे बोलती है, पर इस बार उसकी आवाज साफ साफ बदल रही थी। उसके ऐसे बोलते ही राहुल चौंक जाता है और कार में लगे उस छोटे शीशे में राधा को देखता है तो वो उसमें नहीं दिखती, और जब पीछे देखता है तो वहां पर राधा नहीं कोई और था। काले रंग के धुएं ऐसा दिख रहा था। वो आगे आता है और राहुल के करीब आकर जोर से चिल्लाता है। राहुल घबरा जाता है और उसके पैर अपने ब्रेक पर चले जाते हैं और गाड़ी के एक झटके से रुकने के कारण वो आगे हो जाता है और उसका सिर स्टीयरिंग से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। वहीं कार से थोड़ी सी दूर पर राधा खड़ी थी, उसी हालत में जिसे पहले खड़ी थी, और वो वहीं किसी दूसरी गाड़ी की तरफ देखकर बोलती है, लिफ्ट प्लीज, और घूर कर इस तरफ देखते हुए बैंक से मुस्कुराती है। शंकरपुर गांव में एक घर में शादी का माहौल था। शादी का दूसरा दिन था। शाम हो चुकी थी। दुल्हन की विदाई की रस्म पूरी हो चुकी थी। सभी की आंखें नम हो गई थीं। सभी मेहमान रात का खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए थे। बारिश का मौसम था। आसमान में बादल छाए हुए थे और थोड़ी देर बाद बरसात भी प्रारंभ हो चुकी थी। बरसात काफी घंटे तक चली। रात को 2 बजे के समय सब शांति से सो रहे थे कि तभी एक कमरे में मोबाइल बज उठा। सभी मेहमान लगभग जाग चुके थे। हेलो, कौन बोल रहा है? जी मैं राकेश बोल रहा हूँ। आप कौन? राकेश, मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ। आपकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आप जल्दी जल्दी यहाँ आ जाइए। क्या? उनकी तबीयत बिगड़ गई है? मैं डॉक्टर, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। अभी जल्दी आया मैं बस। कौन था राकेश? राकेश के फूफा ने थोड़े हैरानी से पूछा। अरे वो फूफा जी, डॉक्टर का फ़ोन था। कह रहे थे कि माँ की तबीयत ख़राब हो गई है और मुझे अभी बुलाया है। मैं जा रहा हूँ। पर बेटा, इतनी रात को कैसे जाएगा? और मौसम देख कैसा हो रहा है। एक काम कर, मैं भी साथ में चलता हूँ। अरे फूफा जी, मैं चला जाऊँगा, और वैसे भी माँ को मेरी ज़रूरत है। बेटा, पर वो जो पुल है वो शापित है। गांव वाले उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बताते हैं। अरे फूफा जी, छोड़िए इन सब बातों को। ये तो गांव की बातें हैं। गांव के लोग, तुम्हें पता है ना, आधे बेवकूफ़ और आधे अनपढ़ होते हैं। पर बेटा, कुछ नहीं फूफा जी, मैं अभी गया और अभी आया, और मैं पहुंचकर आपको कॉल कर दूंगा। दरअसल राकेश की माँ का इलाज एक डॉक्टर कर रहा था। राकेश ने अपना नंबर उसके पास छोड़ा था ताकि वो उसे माँ की हालत की सूचना दे सके। राकेश अपनी बाइक लेकर अपने घर को निकल पड़ता है। भादों की रात थी
और आसमान में काले बादल छाए हुए थे और आसपास भी भयानक वाला अंधेरा था। राकेश को तो दिलो दिमाग में अपनी माँ की तस्वीर घूम रही थी। उसे कुछ ख्याल भी ना था कि वो कब उस भयानक पुल के पास पहुंच चुका है जिसका जिक्र कुछ समय पहले राकेश की फूफा ने करा था। बिजली के एक जोरदार कड़क ने राकेश को ख्याली दुनिया से निकालकर वास्तविकता से रूबरू करा दिया। बाइक की रोशनी से पुल की रेलिंग साफ दिखने लगी थी। इससे जाहिर होता था कि वह पुल के पास है। पुल के पास में ही जंगल था जिनसे जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वैसे तो राकेश भूत प्रेत में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। इसका कारण उसका साइंस का स्टूडेंट होना था। मगर ऐसे डरावने माहौल में राकेश तो क्या, किसी के भी पसीने छूट जाएं। बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही थी। बारिश की बूंदें ऐसी भयानक रात में जंगल के पेड़ों की पत्तियों पर गिरकर आकर्णीय ध्वनि उत्पन्न कर रही थी, जिसमें कीड़े मकोड़ों और सियारों की आवाज़ें भी मिल रही थीं। हल्की बारिश की बूंदों की वजह से राकेश को बाइक चलाते समय आंख में देखने में परेशानी हो रही थी। तभी अचानक एक हवा का तेज झोंका आया और वह राकेश को झकझोरता हुआ निकल गया, मानो वो भी राकेश को आगे बढ़ने से रोक रहा है। हवा से राकेश का बाइक से नियंत्रण खो गया और बाइक झटके के साथ पुल पर बंद हो गई। राकेश ने तुरंत अपनी बाइक को स्टार्ट करना चाहा, लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद भी वह सफल रहा। तभी बिजली की एक जोरदार कड़क सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जंगल के किसी हिस्से को जला दिया हो। इस आवाज़ से राकेश का दिल दहल उठा। अब उसके चेहरे पर दुख की जगह डर की लकीरें साफ साफ नजर आ रही थी। डर से उसका शरीर पसीने से लथपथ था, गला भी सूखा जा रहा था। उसे अब इतनी प्यास लग रही थी कि मानो अगर वो कुछ देर रुक गया तो मर जाएगा। राकेश ने पुल से उतरकर पानी के पास पहुंचकर पानी पीने के लिए ज्यों ही हाथ बढ़ाया, तभी उसने पानी की जगह हाथों में खून था। इसके साथ ही एक और घटना घटी जिसे राकेश की रूह कांप उठी। पुल के ऊपर रखी बाइक जो कुछ देर पहले स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। राकेश कुछ सोच पाता इससे पहले ही वो चलकर नदी में गिर गई। ये देखते ही राकेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह अपना चेहरा अपने हाथों से छुपाकर रोने लगा। उसने हाथ उठाकर बिजली की चमक में उसे किसी इंसान जैसे पैरों के निशान दिखे, जो राकेश द्वारा सूंघने पर पता चला कि वो खून से बने हुए थे। ऐसा लगता था कि कोई उसके पास आया था मगर गया नहीं हो, क्योंकि निशान आने के थे, चाहने के नहीं। राकेश घबरा कर इधर उधर देखने लगा। उसे सामने कुछ दूरी पर एक परछाई जैसा कुछ दिखा। राकेश ने बिना देरी किए अपनी गन निकाली और उस पर फायर कर दिया। वो परछाई गायब हो गई थी। राकेश को लगा कि उसकी गोली उसके लग गई है और वह वहाँ गिर गया है। वो भागकर पहुँच गया और तभी राकेश के सामने एक ऐसा मंजर था जिससे उसकी आंखें सेफ और आश्चर्य से फटी की फटी रह गई थी। सामने उस परछाई की जगह एक गड्ढा था जिसमें एक आधी सी लाश पड़ी थी, जिससे काफ़ी बदबू आ रही थी। राकेश को अब गांव वालों की बातें समझ में आने लगी। वो समझ गया कि शायद ये लाश उसी इंसान की है जिसने यहाँ पुल बनाने में मदद करी थी, और वो कोई और नहीं बल्कि श्रमिक की बेटी रूपा की थी, जो अपनी माँ के साथ काम करने आया करती थी, जिसने हफ्सी ठेकेदार की हवस के चलते पुल के नीचे छलांग लगा दी थी। उसकी मौत लोहे की रॉड के पीठ में घुस जाने से होती है। उस लड़की ने मरते वक्त कहा था कि जो भी इस पुल को पार करने की कोशिश करेगा उसको वो मौत के घाट उतार देगी। ऐसा सुनकर ठेकेदार ने एक बड़ा पत्थर उसके सर पर दे मारा और उसे चोरी से वहीं दफना दिया। कुछ समय बाद ही ठेकेदार की मौत भी रहस्यमय तरीके से हो गई थी। राकेश ने उसे मुक्त करने के लिए उसका कंकाल जलाने की सोची। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो कंकाल उठकर राकेश की तरफ मुड़ा। राकेश उठकर पुल की तरफ भागा। डर से उसका चेहरा कांप रहा था, जिसे वो पुल से फिसलकर गिर पड़ा और सामने देखता है अपनी मौत को। अब राकेश के पास दो रास्ते थे। एक था
कि वो इन आत्माओं की मुक्ति करा दे या खुद को उन भटकती आत्माओं को खुद के हवाले कर दे। राकेश भी पीछे की तरफ अपने पैरों को खींच रहा था। तभी पीछे से किसी ने लोहे की जैसी गिरफ्त से उसकी गर्दन दबोच ली थी। राकेश के दर्द से आंसू निकल पड़े। असहनीय दर्द से चीखें बुलंद हो गईं। उस नुकीली चीज से खुद की गर्दन छुड़ाने में वो असफल होने के बाद राकेश पीछे की ओर मुड़कर फिर गिर गया। तभी उसने देखा कि वो नुकीली चीज कोई और नहीं बल्कि रूपा के जैसी एक चुड़ैल का हाथ था। वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि रूपा की माँ थी जो वहीं पर भटक रही थी। तभी राकेश के मुंह से खून का फव्वारा निकलता है और फिर वो नीचे गिर पड़ता है। लेकिन राकेश तब भी हार नहीं मानता। वो घिसटते हुए उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसकी बाइक गिरी हुई थी। अब वो पागलों की तरह बाइक को टटोलने लगा। अभी भी उसकी नज़र उन आत्माओं की तरफ थी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। आखिरकार राकेश को अपनी बाइक मिली जाती है। राकेश अब दुगनी गति से अपने गन के बट से बाइक की फ्यूल टैंक को तोड़ने की कोशिश करता है और वो उसमें कामयाब भी होता है। तभी रूपा ने फिर से राकेश पर हमला किया। इसी वक्त राकेश ने बाइक की फ्यूल टैंक को रूपा के सर पर दे मारा। वह लड़खड़ाती हुई वहीं गिर जाती है और राकेश बिना समय गंवाए पेट्रोल में भीगी हुई रूपा के मृत शरीर पर सारा का सारा लाइटर डाल देता है। रूपा की आत्मा को मुक्ति हो चुकी थी और राकेश का खून बह जाने के कारण उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। अब वो गिरने ही वाला था। तब तक रूपा की माँ की आत्मा उस पर छलांग लगा देती है, जो कि चूक से राकेश के ऊपर ना गिरकर राकेश के सामने जल रही आग में गिर जाती है और सारा जंगल जल जाता है। तब राकेश ने बेहोश होते हुए एक बात सुनी। हे मुसाफिर, हम दोनों कब से भटक रहे थे। हमारे साथ गलत हुआ तो हम सबको गलत समझ बैठे। हम भूल गए थे कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। दुनिया में तेरे जैसे नेक इंसान भी हैं। हमारी भूल को माफ़ कर देना। अगर तू नहीं आता तो शायद हम हमेशा भटकते रहते और हमसे अनंत पाप हो जाते। मुझे माफ़ कर देना मेरे भाई। इतना सुनकर राकेश बेहोश हो गया था। सुबह हुई। तब तक ग्रामीण ने राकेश को नदी के किनारे पड़ा देखा और उसे उठाकर उसके फूफा जी के पास ले जाए। उसका इलाज हुआ। होश आने पर राकेश ने सबको बताया कि जिनसे गांव का पुल शापित था उन आत्माओं की मुक्ति हो चुकी है और अब ये पुल उपयोग में लाया जा सकता है। सभी में खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। राकेश के साहस की भी सभी प्रशंसा कर रहे थे। राकेश की खुशी का ठिकाना तब नहीं रहा जब उसे फ़ोन पर पता चला कि उसकी माँ पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और उसका इंतज़ार कर रही है। राकेश और उसके फूफा और साथ में पूरा परिवार उसी पुल से गुजरकर अपनी माँ के पास गए थे। भारत देश, जहाँ बड़े बड़े शहर महासागर बसे हुए हैं। ये शहर कभी सोते नहीं हैं, कभी रुकते नहीं हैं। इनका दिन जितना बिजी होता है, रात उतनी ही चमकीली होती है। शहर तो रात में भी लगता है कि रुकने का नाम नहीं लेता। शायद इसीलिए उतना ही यहाँ पॉल्यूशन और पॉपुलेशन है। यहाँ के लोगों को किसी की नहीं पड़ी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ दिन रात अपनी आवाज़ से शहर को जगाए रखती हैं और मोटर कार, बाइक शहरों को कभी रुकने नहीं देती। ये शहर ना तो रुकते और ना ही थकते। इनके दूसरी तरफ हमारे गांव शांति को खुद में समेटे हुए हैं। लोगों में एक दूसरे से जुड़ाव देखने को मिलता है। यहाँ सबके पास वक्त है एक दूसरे के लिए। पर सिर्फ शांति, प्यार, मेल मिलाप से जिंदगियाँ चलती तो इन शहरों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को कौन पूछता। सच तो यही है कि गांव कितनी भी शांति दे, पर पेट की भूख तो उस शांति को निगल ही जाती है और उसी शोरगुल वाली दुनिया में जाकर 2 जून की रोटी मिलती है। इसलिए ही हमारे गांव के जीतन, मनमुट्टा, बृछिया, गोबिया, रंजितवा और भी गांव के कुछ लोग
पेट की आग को शांत करने के लिए शांति के मंदिर यानी कि अपने गांव रामपुर को छोड़कर चले गए, उस ना रुकती ना थमती शहर दिल्ली में। और आज हम शहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे घर की हालत बहुत ख़राब थी। 2 जून की रोटी नसीब ना थी, और होती भी कहाँ से। काम तो था ही नहीं हमारे पास, ना ज़मीन और ना जायदाद। तो आखिरी फैसला यही किया कि हम भी दिल्ली शहर चलेंगे। वही मैं और मेरी जोरू बिजूरिया कुछ काम कर लेंगे। हमारा दोस्त जतिन भी वहीं दिल्ली की एक बड़ी फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करता था। उसी ने हमसे कहा कि आ जाओ तुम यहाँ, हम नौकरी लगवा देंगे। तब से मन था कि दिल्ली ही जाकर कुछ काम करें। बिजूरिया भी खूब जिद की। हमने किसी तरह 2,000 रुपये जमा किए। हमने वहां जाने के लिए किसी तरह 2,000 रुपये का प्रबंध करा ताकि जाने में कोई परेशानी ना हो। बस क्या था फिर, जतिनवा का फोन आया। अरे भैया आ जाओ बच्चों को लेके और भौजाई के साथ, तुम्हारी नौकरी की बात कर लिया है हमने। लगभग 3,400 रुपये महीना मिलेंगे और एक छोटा सा रूम भी कंपनी ही देगी। बस क्या था, अंधा क्या चाहता है, 2 आंखें ही ना। मेरे लिए भी ये बहुत था। सो अगले दिन दोपहर 3 बजे की ट्रेन से मैं दिल्ली के लिए रवाना हो गया। मैंने तो अकेले कई बार ट्रेन में सफ़र किया था, पर जोरू और बच्चों को लेकर पहली बार दिल्ली जा रहा था। जनरल बोगी में इतनी भीड़ थी कि पैर भी रखना बहुत मुश्किल था। सामान की बोरियां, सूटकेस, बक्स बर्तन की बोरियों के साथ इसमें इंसान भी ठुसे हुए थे। अगर किसी को लघु शंका लगी हो तो आप समझ लो कि 15 मिनट में आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचोगे। मीन्स कि जहाँ पर टॉयलेट है ना, वहाँ पर आप लगभग 15 मिनट में पहुंचोगे, वो भी कई लोगों को चोट पहुंचाकर। इतनी बुरी हालत थी दिल्ली जाने वाली ट्रेन की। मैं वहीं खड़े खड़े सोचने लगा, ये भीड़ तो रोज़ की ही होगी। हर रोज़ इतने लोग ट्रेन से जाते हैं दिल्ली। आखिर दिल्ली कितनी बड़ी है जो इतने लोग वहाँ पर जाते हैं, और बेचारे कैसे रहते होंगे। मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी मेरा छोटुआ बोला, बाबूजी पेशाब लगी है। मैंने कहा आजा बेटा करा देता हूँ, पर भीड़ देखकर तो मन घबरा जाता है। मैंने छोटुआ को कंधे पर बिठाया और एक हाथ से उसे पकड़ा और दूसरे हाथ से सीटों का सहारा लेते लेते लोगों के ऊपर से निकलता हुआ आखिरकार बाथरूम पहुंच गया। लोग ट्रेन की गलियों में निर्जीव बोरियों की तरह पड़े हुए थे। छोटुआ को बाथरूम में भेज के मैं यही सोचने लगा, हे भगवान क्या पेट की भूख है जो सजीव को भी निर्जीव बना देती है, सारे दर्द को मिटा देती है। बस बस 2 रोटी की भूख ही तो होती है जो कि इंसान दूसरे इंसान का दर्द भी नहीं देख पाता। यहाँ तक कि कुछ रुपयों के लिए लोगों को जान से मारने के लिए भी बिल्कुल नहीं घबराता। इतने में छोटुआ ने फिर से आवाज़ लगाई, बाबूजी हो गया चलो। आजा छोटुआ, ये कहकर मैंने उसे फिर से कंधे पर उठाकर अपनी सीट पर पहुंचाया। जैसे तैसे भूखे प्यासे हम सब दिल्ली पहुंच गए। अब क्या करें, कैसे अपने दोस्त के पास जाएं, यही उधेड़बुन में थे। फ़ोन तो था नहीं, फ़ोन करके जतिनबा को बुला लें या उससे कुछ पूछ लें, पर जतिनबा का पता हमारे पास था। तो बस बिजूरिया और बच्चों का हाथ थामा और स्टेशन से बाहर की ओर चल दिए। जितनी भीड़ ट्रेन में थी उतनी ही भीड़ स्टेशन पर थी। दिल्ली पे तो हर जगह भीड़ ही भीड़ है। सब दौड़ रहे हैं, कोई कूली है, कोई समोसे बेचने वाला है, तो कोई चाय वाला है, तो कोई कुछ और। सब दौड़ने में लगे हैं। ट्रेन में जाने वालों की उतनी भीड़ है जितनी की दिल्ली के आने वालों की। अब तो ये सब रोज़ ही देखना था। सो हम बस स्टैंड पहुँचे। वहाँ से हमें संगम विहार जाना था। वहीं पर तो हमारा दोस्त जतिनबा रहता था। तो हम बस पकड़कर संगम विहार के लिए निकल गए। संगम विहार पहुंचकर बड़ी मुश्किल से जतिनबा का कमरा ढूंढा। आखिरकार मुझे 1 घंटा घूमने के बाद गली के नाके पर ही मेरा दोस्त जतिनबा मिला। हम दोनों गले लगे। उसने अपनी भाभी के पैर छुए और हम सबको लेकर अपने घर चल दिया। घर पहुंचकर सबने चाय नाश्ता करा। सब बहुत भूखे थे।
पर जतिनवा ने सबके लिए खाना बना रखा था। थोड़ी देर में सबने नहा धोकर खाना खाया। खाना खाने के बाद जतिनवा ने बताया कि देख, तेरे काम के लिए मैंने बात कर ली है। कल मेरे साथ चलो और कल से ही काम शुरू कर लो। 2 दिनों में कमरे का भी इंतजाम हो जाएगा। मैं बहुत खुश था और बोला, ठीक है, इसकी भी कहीं लगवा देते। अपनी बिजूरिया की तरफ इशारा करते हुए बोला, अरे काहे टेंशन लेते हो, पहले खुद तो लग जाओ, ठीक से सेटल हो जाओ, फिर भाभी जी को भी लगवा देंगे। हम दोनों ने हाँ भी भरी और फिर खाना खाना शुरू करा। हम रात को खा पी कर जल्दी सो गए। हम जितनवार छत पर ही सो गए। बिजोरिया और बच्चे कमरे में सोए थे। सुबह काम पर भी जाना था। अगले दिन सुबह सुबह ही 5 बजे जागकर बिजोरिया ने सब खाना बना दिया। हमें पता भी नहीं चला। जतिनवा बोला, अरे भाभी, इन सब की क्या जरूरत थी, हम खुद कर लेते। ऐसे क्यों कहते हो देवर जी, हमारा भी तो फर्ज है कुछ। चलिए, आप दोनों तैयार होकर काम पे जाने की तैयारी कर लीजिए, मैं घर की साफ सफाई कर दूंगी। भाभी की आवाज़ सुनकर हम दोनों भी तैयार होकर अपने अपने टिफिन लेकर फैक्ट्री की ओर चल दिए। 30 मिनट की दूरी पर थी फैक्ट्री। मुझे आज से ही काम पर रख लिया गया था और हमारी मजदूरी भी 4,000 रुपये महीना लग गई थी और कमरे के लिए 500 अलग से। मैं बहुत खुश था, मन लगाकर काम करने लगा। मेरे काम वहाँ सुपरवाइज़र को बहुत अच्छा लगा। उसने जो भी कहा वो सब मैंने कर दिया। शाम को हम दोनों छुट्टी के बाद साथ साथ ही घर आ गए। इसी तरह काम चलने लगा। अब जिंदगी पटरी पर आ गई। मैंने जतिनवा के कमरे के बगल में ही अपना कमरा ले लिया था। बिजोरिया जतिनवा के लिए भी खाना बना दिया करती थी क्योंकि वो यहाँ अकेला था। मेरे दिल्ली आए 1 महीना हो गया था। अब मेरे दिन की ड्यूटी रात में बदल गई थी और मेरे दोस्त की ड्यूटी वहाँ दिन की रह गई थी। जब मैं ड्यूटी जाता तो उसके आने का टाइम हो जाता। एक दिन की बात है, रात की शिफ्ट में मैं काम करने आया, पर आज मशीन में कुछ कमी लग रही थी। मशीन धीरे धीरे चल रही थी। मैंने सुपरवाइज़र को बताया कि मशीन ठीक नहीं चल रही है, तो उसने कहा कि अभी तुम चलाओ, थोड़ी देर में ठीक करवा देता हूँ। तकरीबन 1 बजे मशीन ठीक करने वाला आ गया। उसने मशीन खोल के सब चेक किया, फिर बोला, अरे इसे बनने में लगभग 1 दिन पूरा लग जाएगा। फिर क्या था, सारी मशीनों पर पहले से ही लोग काम कर रहे थे। तो सुपरवाइज़र ने कहा, अगर घर जाना चाहते हो तो चले जाओ, आज की तुम्हें पूरी तनख्वाह मिल जाएगी, और यहाँ रहना चाहते हो तो रह लो। मैंने सोचा कि घर ही चल लेता हूँ, आराम से सो लूँगा। यहाँ तो इतना शोर है, क्या करूँगा यहाँ रहकर, खामखा परेशान हो जाऊँगा। ये सोचकर मैंने गेट पास लिया और घर की तरफ चला गया। लगभग 2 बजे मैं फैक्ट्री से निकला। सड़कें एकदम खाली थीं। लगभग 1-2 गाड़ियाँ चल रही थीं। कहीं कहीं सड़क की लाइट ख़राब थी। वहाँ बहुत अंधेरा था। यूं ही चलते चलते अभी कुछ आगे निकला हूँगा कि आगे की सड़क एकदम खाली पड़ी थी। एक तरफ किसी फैक्ट्री की ऊंची दीवार और दूसरी तरफ एक तालाब जिसमें कीचड़ ही कीचड़ थी। उसमें से हमेशा गंदी बदबू आती थी। उस तालाब के थोड़ा करीब पहुंचा तो किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। मुझे लगा कि तालाब के पीछे कोई कॉलोनी बसी है, वहीं पर बच्चा रो रहा होगा। ये आम बात है, बच्चे अक्सर भूख से रात में उठकर रोने लगते हैं। मैं इस आवाज़ को अनसुना करके आगे बढ़ गया, पर जैसे जैसे मेरे कदम आगे बढ़ते वैसे वैसे ही बच्चे के रोने की आवाज़ होती जाती। अब मुझे डर का एहसास होने लगा। जैसे ही मैंने तालाब के आधे हिस्से को पार किया होऊंगा कि उस बच्चे के रोने की आवाज़ अब तालाब के गंदे पानी से आने लगी। आगे का रास्ता और भी डरावना और सुनसान था। सड़क के दोनों तरफ जांगले झाड़ियाँ थी। उस सड़क पर एक भी इंसान नहीं था। मैंने सोचा कि आगे जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं वापस फैक्ट्री जाने का निश्चय किया। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, फैक्ट्री की तरफ को
उस तालाब से कुछ निकला और हंसते हुए बोलने लगा। कहाँ जा रहा है? आ, मेरे पास आ। तेज तेज वो हंसने लगा। मैंने बिना पीछे मुड़े हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए फैक्ट्री की तरफ भागने लगा। तभी चिल्लाते हुए उस छलावे ने कहा, आज तो तू बच गया। मैं जैसे तैसे फैक्ट्री पहुंचा और सुबह तक फैक्ट्री में ही रहा। इस हादसे के बाद मैं कभी भी अकेले आधी रात को घर नहीं आया। सुबह होने पर ही फैक्ट्री से घर के लिए निकलता था। ये बात मैंने जितिनवा को भी बताया। उसने कहा कि 20 साल पहले एक बच्चे की लाश इस तालाब से मिली थी, इसलिए यहाँ की ऐसी कहानियाँ कई लोगों ने सुनी हैं। आधी रात को यहाँ से जाना ठीक नहीं है।